बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत ही आम मामलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत अपने छोटे भाई समेत गायब हो गई है, अगवा हो गई है, उसे लापता कर दिया गया है। क्या हुआ है, इस हवाले से मैं कुछ मालूमात आपके सामने रखूंगा। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अजीब अंदाज में इस मामले में पता चल रही हैं। इसके अलावा एक अहम तरीन केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया है, इसकी भी बात करेंगे। और एक बहुत अहम शख्सियत फिर निशाने पर है और उनका फेट अब अचानक डिसाइड हो सकता है। ये भी मैं मामला आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत है, इनका नाम है रिजवान अहमद। ये पीटीआई के मीडिया डिपार्टमेंट के एक सीनियर मेंबर हैं। इन्हें जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाईवे पर इन्हें रोका गया और इन्हें इनकी गाड़ी से निकाला गया। बाज दावे ये किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से कि इन्हें जिस गाड़ी ने रोका, उस गाड़ी में मौजूद लोगों ने इनको गाड़ी से निकाला, अपने साथ लिया, इनके भाई को लिया और सड़क पर मुखालिफ समत में चले गए। ये दावा किया जा रहा है। लेकिन ये जो गाड़ी थी जो इनके इस्तेमाल में थी, उस गाड़ी के ट्रैकर से कुछ और पता चल रहा है। वो ट्रैकर ये बता रहा है कि गाड़ी उस मकाम से जहां पर गाड़ी को रोका गया, इन लोगों को निकाला गया, उससे कमोबेश 30 किलोमीटर दूर ये गाड़ी जो है उस मकाम से वो मिली है। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और रहनुमा, उन्होंने एक ट्वीट किया और वो कहते हैं कि अपने घर से दफ्तर आने के दौरान पीटीआई के मीडिया डिपार्टमेंट के सीनियर रुकन रिजवान अहमद का अगवा रियासती जबर, दहशतगर्दी और फस्तायत की एक और जिंदा मिसाल है। मेरे ऊपर कातिलाना हमले के बाद ये जुल्म और बर्बरियत इस चीज़ की गम्माजी करते हैं कि रियासत पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट को मफलूज करना चाहती है ताकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का बयानिया अवाम तक ना पहुंच सके। लेकिन हमारा एक एक फ़र्द ये अहद करता है कि जब तक जिंदा हैं हम इमरान खान के सिपाहियों की तरह डट कर इस फस्तायत का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। रऊफ हसन साहब के इस ट्वीट के बाद एक अजीब चीज़ हुई है। ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स ने सोशल मीडिया पर किया है कि इनके बारे में तो नहीं पता किसी को भी, यानी मैं मीडिया से वाबस्ता हूँ, मुझे इनके बारे में नहीं पता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से, नून लीग के लोगों से, पीपल्स पार्टी के लोगों से या रहनुमाओं वगैरह से खबर के सिलसिले में रब्ता रहता है, उनसे बंदा चीज़ें मालूम करता है। मुझे इन साहब के बारे में, रिजवान साहब के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। लोग रऊफ हसन साहब से सवाल कर रहे हैं कि ये किसने बताया कि रिजवान कौन है, क्या करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ चीज़ें बताते हैं, रऊफ हसन साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि रऊफ हसन साहब पे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े वोकल कारकुनों ने और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह ने ये इल्ज़ाम लगाया कि रऊफ हसन साहब ने इससे पहले भी कुछ लोगों के नाम ले दिए मीडिया पर और इशारे दे दिए और उसके बाद वो मुसीबत में आ गए। अब की बार भी रऊफ हसन साहब पे, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा पे, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये क्या हुआ है। बहरहाल इनकी जो गाड़ी है वो काफ़ी दूर ट्रेस हुई, ट्रैकर ने ये काम किया, ये जहाँ से गायब हुए वहाँ से कुछ और पता चल रहा है। इंतज़ामिया के लिए आसान है इंतज़ामिया के लिए कि इनका पता चला ले, लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, जिसके पास जाहिर है कि सीसीटीवी कैमरों का तमाम एक्सेस होता है, एक सेफ सिटी है, दारुल हुकूमत है और तमाम शहर की एक जगह पर निगरानी हो रही होती है, तो ये आसान काम है। लेकिन ये काम जो है वो नहीं हो पा रहा, तो बड़ी अजीबो गरीब चीज़ है कि ये क्यों नहीं हो रहा। इसके अलावा हमारे सामने देखने की एक और चीज़ है कि रऊफ हसन साहब पे हमला हुआ, उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो नहीं मिली। इमरान खान साहब पे जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शीशे तोड़कर गिरफ्तारी का एक्शन था, उसकी सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई थी और अब इसकी सीसीटीवी फुटेज मिलनी चाहिए। इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी तो कुछ सामने आएगा, देखते हैं कि क्या होता है, अदालत को क्या बताया जाता है।
लेकिन हमारे सामने बहुत सी अहम सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो गायब हुई हैं। बहरहाल जो 2 साल बाद फुटेज है वो मिल गई है। जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उनके मामले में रेफरेंस भी है, चीज़ें भी हैं, मुजाहिरे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उनके मामले में सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, तो बड़ा अजीब व गरीब काम है, लेकिन ये काम बहरहाल हमारे यहाँ हो रहा है। इसके अलावा आज एक और काम किया नून लीग के एक रहनुमा के साहबजादे ने, और ये जो साहबजादे हैं बिरजीस ताहिर के साहबजादे साकिब बिरजीस, इन्होंने किया। एक ट्रैफिक वार्डन ने इनको मुबैना तौर पर वायलेशन पे रोका लाहौर में, और फिर उसके बाद इन्होंने उस बावर्दी अहलकार को रोकने पर हटो यहां से, बदतमीजी करके, तुम जानते नहीं हो, अपनी आउडी में थे, महंगी तरीन गाड़ी है, तो हटो यहां से करके इन्होंने उसको जब हटाने की कोशिश की। वो लाहौर की ट्रैफिक वार्डन्स का अक्सरियत का, सबका नहीं, अक्सरियत का मिजाज है कि कोई भी शख्सियत हो, बड़ी शख्सियत हो, हमें अपना काम करना है। उसने इनकार कर दिया, इन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, उसने गाड़ी को सामने बोनट के सामने आकर रोकने की कोशिश की, इन्होंने गाड़ी चला दी, और फिर उसके बाद वो बोनट पे हाथ लगा के पांव घिसट रहे, बॉडी सामने, वो रेजिस्ट करने लगा और गाड़ी उसने नहीं जाने दी। ये हमारे सामने फुटेज आई, इनको खिलाफ वर्जी पर रोकने की कोशिश की थी। अब जाहिर है कि मजीद ये मामला जो वायरल फुटेज है उससे आगे पता चलना चाहिए। तगड़े रहनुमा है नून लीग के बिरजीस ताहिर साहब, क्या हुआ, इनके बेटे के साथ क्या किया गया, सामने आना चाहिए। वैसे ये पुलिस तो ऐसी है कि बज़ाहिर नकवी साहब को जब वो गाड़ी में थे ड्राइवर के साथ काले शीशों पर रोका गया था, फिर उसके बाद जो है वो तमाम लोग तलब कर लिए गए थे, और भी बड़ी बड़ी शख्सियात को हमने लाहौर की पुलिस को रोक कर उनका चालान करते हुए देखा है। तो ये लाहौर की पुलिस जो है वो इस मामले में ट्रैफिक वार्डन्स ज़रा मुस्तैद है, ये काम करते हैं। लेकिन अब ये जो हरकत है कि ट्रैफिक पुलिस वाले को ये कुचल सकते थे, बाकायदा कुचलने की कोशिश की इन्होंने। इस पर क्या होता है, नून लीग क्या करती है, मरियम नवाज शरीफ एक्शन लेती हैं, नहीं लेती हैं, ज़रा सी बात पर एक्शन की खबर आती है, लेकिन बहावल नगर पे दब जाती है। तो अब कुछ किया जाता है या नहीं किया जाता, देखते हैं कि हमारे सामने क्या आता है। इसके अलावा जो बाबर सत्तार साहब की अदालत में साकिब निसार साहब के बेटे का ऑडियो लीक्स का केस है, जिसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि एजेंसीज क्या करती हैं, कैसे करती हैं, कितने शहरियों का डाटा है, किस तरह से ये रिकॉर्डिंग होती है, इन तक एक्सेस होता है। जो मोबाइल फ़ोन सर्विस देने वाली कंपनीज हैं, ये मोबिलिंग, जोंग वगैरह, सब इन्होंने भी अदालत को जवाबात दिए हैं, और एजेंसियों के हवाले से खासी मुश्किल सूरत हाल है। बाबर सत्तार साहब की अदालत में बहुत बड़ा केस है। अब इस केस को जो वफाकी हुकूमत है उसने इसकी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो हमने तो एक चीज़ देखी है कि जो भी हो, ये सिस्टम जो फॉर्म 47 पे टिका हुआ है और फॉर्म 45 इस सिस्टम की मौत नजर आ रहे हैं, इस सिस्टम की गारंटी कौन है? मेरी राय में, ये मेरी राय है और मुझे जो नजर आ रहा है अदालत में, और जो मैं माहिरीन कानून से बात करता हूं, मुझे तो इस सिस्टम की गारंटी काजी फाइज ईसा साहब नजर आ रहे हैं। यही बात हसनात मलिक साहब ने भी की थी। हमें ये नजर आता है, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि हमारा हमसे मुताल्लिक जो भी केस हो वो काजी फाइज ईसा साहब अपने सामने लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर अभी उन्होंने, आप देखिए ना रवैया क्या था, जब उन पर एतराज हुआ तो उन्होंने कहा आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। नियाजुल्ला नियाजी को हमने सरदार तारिक मसूद साहब को देखा था, उन पर एतराज हुआ था सरदार तारिक मसूद साहब पे फौजी अदालतों वाले मामले में। उन्होंने जुमला कहा था, नहीं उठता, करें क्या करेंगे, ये बात की थी। लेकिन मंसूर अली शाह साहब को हमने देखा था, मंसूर अली शाह साहब पे एतराज हुआ था, मंसूर अली शाह साहब उठ गए थे। तो ये भी एक अजीब सा रवैया है, तो ये रवैया ठीक होने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में अब ये केस पहुंच गया है। आप देखिए कि मखसूस नशिस्तों का मामला काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में, इसके बाद ट्राइब्यूनल्स का मामला काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में, फिर जो धांधली की दरख्वास्त है वो नहीं लग रही काजी फाइज ईसा की सरबराही में, फिर अब मलिक शहजाद साहब हैं, एलिविएट किए गए, तो ना किया जाता तो वहां पर मौजूद होते, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और फिर उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया है काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में। वैसे काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ भी रेफरेंस और ये मकबूल जान साहब ने दायर कर दिया है। उस हवाले से अब कुछ चीज़ें सामने आनी चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। जज साहब के खिलाफ रेफरेंस आ रहा है, तो सिस्टम की गारंटी हमें काजी फाइज ईसा साहब नजर आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी रिलीफ देते हुए। एक चीज़ याद रखनी चाहिए, काजी फाइज ईसा साहब एक से ज़ायद मौके पर यह कह चुके हैं कि अगर केस हाई कोर्ट में है तो फिर वहाँ डिसाइड होने दिया जाए।
इससे आगे ये मामला जाता नहीं है। तो काजी फैज ईसा साहब इस केस में क्या करेंगे? ये जो बाबर सत्तार साहब की अदालत का मामला चैलेंज हो गया है, इसमें क्या करेंगे? दिलचस्प होगा, बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि काजी फैज ईसा साहब कहते हैं कि जब केस चल रहा है तो फिर उसको, उस अदालत का केस है, वहां पर फैसला होना चाहिए। एक चीज। दूसरा, हमने एक और चीज देखी, काजी फैज ईसा साहब ने क्या किया? लाहौर हाई कोर्ट का यह फैसला था कि वहां पर ट्राइब्यूनल्स बना दिए गए। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो बहुत से लोगों ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता था, क्योंकि वहां पर इंट्रा कोर्ट अपील में जाना था। इंट्रा कोर्ट अपील के बाद फिर यह सुप्रीम कोर्ट आ सकता था। लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील में जाए बगैर काजी फैज ईसा साहब ने इसको एंटरटेन भी किया और खुद ये कहा कि हम तो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसले देने बैठे हैं, हम हक को नहीं देखकर फैसला करेंगे। तो काजी फैज ईसा साहब जो हक को देखकर फैसला नहीं कर रहे थे, कानून के मुताबिक फैसला देने के पाबंद थे, उन्हीं काजी फैज ईसा साहब ने ऐसे कर दिया कि जाइए आलिया नीलम साहिबा के पास, मुशावरत कर लीजिए, मिलकर काम कर लीजिए। तो ये तो पंचायत जैसा, जिरगे जैसा मामला है। ऐसे तो नहीं होता, कानून के मुताबिक होता है, अगर आइन के मुताबिक होता है। फिर हमने देखा था कि जब काजी फैज ईसा साहब के सामने मामला था ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, तो तब कहा गया था कि ये आईनी तरमीम अगर है तो फिर अदालत इसको 2/3 अक्सरियत हो तब करने दिया जाए, वरना कैसे कर सकती है। तो काजी फैज ईसा साहब ने तब ये नहीं कहा कि हम कानून देखेंगे, काजी फैज ईसा साहब ने तब ये नहीं कहा कि हम आइन देखेंगे, तब उन्होंने कहा था कि नीयत तो अच्छी है, नीयत तो अच्छी है। तो तब नीयत देख के फैसला किया था। तो अदालतें नीयत देख के तो फैसला नहीं करती, अदालतें तो कानून के मुताबिक फैसला करती हैं। अब सिस्टम की गारंटी है काजी फैज ईसा साहब, उनके पास ये केस भी चला गया है। क्या होता है? साकिब निसार साहब के बेटे का मामला है, दिलचस्प होगा। मोहतरम काजी फैज ईसा साहब क्या करते हैं, हमें देखना होगा। आखिर में तारिक महमूद जहांगीरी साहब, आप देखिए कि एक और केस। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, वहां पर वो फॉर्म 45 मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो यहाँ लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट के मामले को चैलेंज करने पहुंच गया। मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं। तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले में आमिर फारूक साहब ने उनको रेस्क्यू कर लिया। अब जब ये सब कुछ हो गया है तो आप एक और चीज देखिए कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जाली डिग्री का मामला सामने आ गया है, बहुत अचानक सामने आ गया है। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब के केस में क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। दिलचस्प सूरत हाल है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की कहा जा रहा है डिग्री जाली है। जो इनरोलमेंट नंबर है उसको और रिकॉर्ड को, मार्कशीट्स को देखते हुए ये बताया जा रहा है, कराची यूनिवर्सिटी से मालूम किया गया कि दाखिला हुआ था इम्तियाज अहमद के नाम पर, डिग्री जारी हुई तारिक महमूद के नाम पर, तारिक महमूद जहांगीरी के नाम पर। तो ये डिग्री और ये मार्कशीट्स जो हैं वो इनवैलिड है। कराची यूनिवर्सिटी के नाम से एक पेपर सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पर, और अब कहा जा रहा है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ भी एक अदद रेफरेंस आ गया है। अब इसमें क्या होता है दिलचस्प होगा, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मुश्किल हमें नजर आई साकिब निसार के बेटे वाले केस में बाबर सत्तार साहब की अदालत से काजी फैज साहब की अदालत में मामला चला गया है। मलिक शहजाद साहब, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत रोकेंगे। मामला काजी फैज ईसा साहब की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला गया है। अब मजीद चीज़ें हो रही हैं और फिर उनके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा जा रहा है। इमरान खान साहब ने भी कहा, उनकी अदालत को कवर करने वाले बेस्ट रिपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि वो सिस्टम की गारंटी है। तो देखिए कि क्या होता है। आखिर में मैं आप सर्च करूं, 8 निकात इमरान खान साहब की जानिब से आई हैं। जो भूख हड़ताल होगी तो इमरान खान भूख हड़ताल कर देगा, इंटरनेशनल हेडलाइंस बन जाएंगी, नेशनल हेडलाइंस बन जाएंगी और सहाफ़ी वहां जाएंगे। इमरान खान के ख्यालात भूख हड़ताल के बाद मजीद रिपोर्ट होंगे। क्या ऐसा होगा? नहीं, इससे ज़्यादा होगा। इमरान खान साहब ने 8 निकात दिए हैं। पहला, वो कहते हैं एहतिजाज की कॉल दूंगा, सबको निकलना है। दूसरा, वो ये कहते हैं मैं भूख हड़ताल करूंगा तो मुल्क गिर हड़ताल होगी और पूरे मुल्क में भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे। तीसरा, वो कहते हैं इंसाफ नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा, मजीद आवाज उठाएं इंसाफ के लिए। महंगाई का तूफान आ गया है, बिजली के बिलों को लेकर अवाम की दादरसी करें। अवाम की दादरसी का मतलब यह है कि इन बिलों पर बात करें, बिजली के रेट्स पर बात करें, इस मामले को उठाएं। पांचवां, किसी सूरत इख्तिलाफात की बातें अवाम में ना करें। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो करे इख्तिलाफात की बातें उसकी हौसला शिकनी करें, ग्रुपिंग का फायदा नहीं है, अपनी मंजिल पर फोकस रखें। आखिरी नुक्ते से पहले 7वां है, वक्त के यजीदों के सामने नहीं झुकूंगा, गुलामी के बजाय मौत को तरजीह दूंगा। और आखिरी नुक्ता है, नो डील, मुझे कोई डील नहीं चाहिए।
इमरान खान साहब ने ये आखिरी बात की है। तो ये प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमें नजर आ रहा है। अब बनता क्या है देखना होगा। सूरत हाल बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।